सही था। गवा था लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप, जहां पर नरसिंह की जय सैनिकों जानू खां की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सकें। और इस नेक काम में जो हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया था। यहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के निशान। यह मैंने कोई सपना नहीं देखा। लेकिन यह क्या, शेर के पंजे के निशान और भेड़िया के निशान गायब। 2 जोड़ी निशान और भी हैं। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? उफ, मैं भी कैसे पागल जैसी बातें सोच रहा हूं। परंतु कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि ये दोनों जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तट पर पहुंचा और सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती उतरती एक लाश। ध्रुव ने तुरंत लाश को बाहर खींचा, परंतु एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। अरे, इसके बदन पर तो वही पोशाक है जो कल भेड़िया मानव के शरीर पर थी। यानी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लाश को पलटा और उसकी शंकाएं और बढ़ गई। इसकी पीठ पर जलने के 3 निशान हैं, जैसा बिजली की तारों से जला हो। परेशान ध्रुव ने पास के बुथ से पुलिस को फोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा के बाद तीनों कैडेट अपनी परीक्षाओं में खड़े उतरे। कमांडो पीटर, रेनू और करीन, तुम तीनों ही अपनी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मेरी तरफ से बधाई। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती। आज के ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम घिरने लगी थी। ध्रुव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह अपने दिमाग में उमड़ते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए धड़ सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने सुबह वह रहस्यमय लाश बरामद की थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह से आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट से सबसे पास का द्वीप भी 500 किलोमीटर दूर है। वे नाव से नहीं आ सकते। बड़े जहाज से आने का खतरा वे नहीं उठा सकते। अब सिर्फ एक चीज बचती, मोटर बोट। वे जानवर नुमा प्राणी अवश्य किसी मोटर बोट से आए, शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव ने भंग कर दिया। ये कौन आ रहे हैं? शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़कर लौट रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वाह, शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए।
वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसको ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बाइक को हमने दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते देखा था, पर साहब कोई जानवर सा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ध्रुव इतने से ही पूर्ण संतुष्ट था। चलो, मेरा एक ख्याल तो सही साबित हुआ, यानी हत्या के वक्त के आसपास ही यहाँ से एक मोटर बोट समुद्र में गई है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और फिर इस तट के दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समूह ही एक ऐसी जगह है जहाँ तक मोटर बोट से जाना संभव है, और इनमें सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिन पर घने जंगल हैं और आबादी नाग के बराबर है। यह द्वीप नागू उन प्राणियों के छिपने का प्रयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है। तुम तो जानते ही हो कि यह सारे द्वीप हमारे देश का ही एक अभिन्न अंग है, और अगर तुम्हारा शक सही है तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में। गवर्नर: हाँ श्रीमान, उस खतरनाक प्राणी की गर्दन तोड़कर मार डालने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए, यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह बेपैर की बात लग सकती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय से यह मामला देने से पहले हमको कुछ ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरे पास तुमसे बेहतर आदमी और कोई नहीं है। धन्यवाद श्रीमान, या केस में अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा डर निश्चय से दमक रहा था, यह जानते हुए भी कि इस केस की छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगल पर उड़ाना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागू द्वीप के जंगलों में इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल शर्तिया यहीं पर होगी मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी। नरसिंह, नरसिंह, स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या वो जरूर हमारी टोले में आया होगा। यह सब जानू खां की गलती का नतीजा है। क्या तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत को इंतजार करते पाया। आपको एसीपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर में बुलाया है। पुलिस हेडक्वार्टर में। ये केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे, मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हमारा विभाग वैसे ही काफी ज्यादा व्यस्त है। परी कथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट। निराश ध्रुव बाहर निकला, यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करना है, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहाँ पर टैक्सी, इस मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यहाँ पर रुका है ध्रुव।
ध्रुव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई उसे पहचानता है। लगभग पूरा दिन ध्रुव ने घने जंगलों के नक्शों के गहन अध्ययन में बिताया और फिर शाम को जब वह उठा तो पूरे जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। वह फिर से जंगलों की तरफ बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो। आइए, जल्दी अंदर बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और बीहड़ जंगलों की छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक भयावह खामोशी धारण किए हुए था। एक पत्ता तक नहीं खड़क रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे ही भयानक खतरों के बीच में पलकर पड़ा हुआ था और खतरों से भिड़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर से मैंने इसी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक जानवर नुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को उस वक्त यह बताता तो वह मेरी बात को फिर हंसी से उड़ा देता। ध्रुव अपने ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे। कोई झुंड इधर ही आ रहा है। किसी एक जानवर के चलने से इतने पत्ते नहीं खड़क सकते। बेहतर होगा अगर मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज क्रशम पास आती गई और ध्रुव ने अपने पीछे नजर ना रखने की घातक गलती कर दी। उसका बदन एक विशाल कुंडली में कस गया। उसके सीने की हड्डी चरमराने लगी, सांसें रुकने लगी। ध्रुव ने नजरें उठाई। हिस हिस और उसका खून सर्द हो गया, लेकिन उसने होश नहीं खोया। अगर इसका जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसार की कोई भी दवा मुझको नहीं बचा पाएगी।